हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने एक टॉपिक दिख रहा होगा रैखिक समीकरण। इस रैखिक समीकरण को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं। इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अनकम्फर्टनेस फ़ील नहीं करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। पहले तो यह जानिए कि इसको इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण के और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रैखिक समीकरण को आपको बताऊं कि भाई रैखिक समीकरण होता क्या है। पहले तो आप यह जानिए। तो करना क्या है सबसे पहले कि जैसे रैखिक समीकरण, तो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो शब्द है पहले समीकरण है, तो हम यह जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों जो समीकरण होता है इसको इंग्लिश में पहले क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम यह जानेंगे कि भाई चैप्टर का जो नाम है उस नाम का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि समीकरण को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद समीकरण क्या होता है? तो समीकरण ऐसा होता है कि भाई जिसमें क्या हो? चर हो पहला, दूसरा अचर हो, तीसरा बायां पक्ष हो और दायां पक्ष हो। मतलब आप एक बात समझ गए हैं कि रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है, जिसमें सर ने यह कहा कि पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है भाई आपका? रैखिक समीकरण। तो सर ने उठाया समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण को जब इक्वेशन बोलते हैं तो जाहिर सी बात है इक्वेशन क्या होता है? तो जिसमें चर हो, अचर हो, बायां पक्ष हो और दायां पक्ष हो तो वह समीकरण कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि चर क्या है? देखिए जो चर है जो बदलता हो, जो बदलता हो, और अचर का मतलब जो नहीं बदलता हो, जो नहीं बदलता हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए क्या लिख दिया कि 2x+3 बराबर 6। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसको मैं रैखिक समीकरण कह सकता, सॉरी, क्या इसको मैं समीकरण कह सकता हूँ? तो हाँ मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि देखिए इसमें x है, x को क्या बोलेंगे आप? चर बोलेंगे। 2 और 3 क्या है आपके? अचर है। 6 क्या है आपके? अचर है। इक्वल जो है आपका, इसके लेफ्ट साइड में इसको क्या बोलेंगे? बायां पक्ष बोलेंगे। इसके राइट साइड में इसको क्या बोलेंगे? दायां पक्ष बोलेंगे। तो आपने यह देख लिया दोस्तों कि इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है, इसमें बायां पक्ष भी है, इसमें दायां पक्ष भी है। इसीलिए आपने इसको क्या कह दिया? समीकरण कह दिया। क्या कह दिया? समीकरण कह दिया। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, आपने कह दिया कि समीकरण, इसको हम रैखिक कब बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि रैखिक होने के लिए, इसकी क्या होने के लिए? रैखिक समीकरण होने के लिए समीकरण की जो उच्चतम घात है, समीकरण की जो उच्चतम घात है, समीकरण की उच्चतम घात का मतलब हो गया कि समीकरण में उपस्थित चर की उच्चतम घात। ठीक है ना? समीकरण में उपस्थित चर की उच्चतम घात। ठीक है? चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। आपने आपको मैंने समझाया कि समीकरण मतलब क्या हो गया? इक्वेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।
समीकरण का मतलब हो गया जिसमें चर हो, अचर हो, बायां पक्ष हो और दायां पक्ष हो। चर मतलब जो बदलता हो, अचर मतलब जो नहीं बदलता हो, बायां पक्ष मतलब और दायां पक्ष मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में बायां पक्ष, इक्वल के राइट साइड में दायां पक्ष। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3 = 6। प्रश्न उठता है कि क्या यह समीकरण है? तो हाँ, यह समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x चर मौजूद है, 2, 3, 6 अचर मौजूद है, इसमें बायां पक्ष है और इसमें दायां पक्ष है, इसीलिए यह क्या है? समीकरण है। अब रैखिक समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है कि चर की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए। तो इसमें चर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जो इसमें क्या बोलते हैं, आपका चर कौन सा है? x है। तो x की पावर आप देख लीजिए, x की घातें कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, यह जो आपको दिया हुआ है समीकरण 2x + 3 = 6 जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज 2x + 3 बराबर जो 6 दिया हुआ है आपको, इसमें x की उच्चतम घात कितनी? 1 है। इसीलिए हम इस समीकरण को कैसा समीकरण कह देंगे? ऑब्वियसली रैखिक समीकरण हम कह देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट के माध्यम से आप उसे कह सकते हैं। चैप्टर का शुरुआत हुआ तो पहले मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं चैप्टर को आपके सामने डिस्कस करूं, ठीक है, कि हाँ भाई चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है। तो हम लोगों ने पहले समीकरण जाना, अब उसके बाद रैखिक समीकरण जाना। याद रखिएगा कि जो चर की उच्चतम घात होगी, ठीक है ना, जो चर की उच्चतम घात होगी वह क्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए 1? रैखिक समीकरण होने के लिए, ठीक है ना? अब प्रश्न उठता है कि जो समीकरण है, क्या प्रश्न उठता है कि जो क्या है आपका, दैट इज जो आपका समीकरण है, ठीक है, जो आपका समीकरण है वह, जैसे प्रश्न ये उठता है कि वह, अभी जैसे मैंने लिखा कि 2x + 3 = 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि रैखिक समीकरण एक चर में, एक चर में, एक चर में, एक चर में आपने क्यों बोला? क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समीकरण में कितने चर उपस्थित हैं? जाहिर सी बात है एक ही चर उपस्थित है, इसलिए आप क्या कहेंगे? इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन कैसा रैखिक समीकरण कहेंगे? दैट इज एक चर में। क्या कहेंगे? एक चर में आप इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक का मतलब, अब प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? कि सर ठीक है, आपने यह बता दिया कि रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, आपने जो समीकरण की जो उच्चतम घात है, मतलब जो चर की उच्चतम घात है, वो आपने बता दिया। फिर आपने यह भी बताया कि सर 2x + 3 = 6, जो भी आपने बताया कि 2x + 3 = 6, ये आपका क्या है? तो जाहिर सी बात है रैखिक समीकरण है। फिर आपने सर यह कहा कि यह रैखिक समीकरण कितने में है? तो आप क्या बोलेंगे? इसको एक चर में है। क्या बोलेंगे? एक चर में है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, एक चर में है। सर दो चर में रैखिक समीकरण कैसे होता है? तो पहले उसको भी जान लीजिए कि दो चर में रैखिक समीकरण कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? अगर मैंने जैसे लिख दिया, सपोज करिएगा कि x + 2y = 7, तो x + 2y = 7 में आप क्या समझ रहे हैं? आप यही समझ रहे होंगे कि जाहिर सी बात है जो x है यह क्या है? चर है, और जो y है वो भी क्या है? चर है। इसमें बायां पक्ष है तो हाँ बायां पक्ष भी है, इसमें दायां पक्ष है तो हाँ दायां पक्ष भी है, इसमें और क्या है? अचर है तो हाँ अचर भी है। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं समीकरण है। अब समीकरण में चर की घात आप देखिए, तो चर की घात x की घात 1, y की घात भी 1,
तो मतलब कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। कितने चर में? तो एक चर, दो चर, दो चर में, दो चर में यह क्या है? रैखिक समीकरण है। दो चर में रैखिक समीकरण है। मैं फिर से अपनी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। जैसे चैप्टर का जो नाम था, ठीक है, वह चैप्टर का नाम क्या था? आपका रैखिक समीकरण था। रैखिक समीकरण में मैंने सबसे पहले क्या किया? आपको यह बताया समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जिसमें क्या हो? चर हो, जिसमें क्या हो? अचर हो, जिसमें क्या हो? बायां पक्ष हो, और क्या हो? दायां पक्ष हो। अगर ये चीजें हैं तो वह समीकरण है। मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3 = 6। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो x है वह क्या है? चर है। 2 और 3 और 6 क्या है? अचर है। इसमें बायां पक्ष भी है और इसमें दायां पक्ष भी है, तो यह क्या हो गया? समीकरण है। उसके बाद यह रैखिक क्यों है? तो जाहिर जाहिर सी बात है कि इसमें जो चर है वह कितना है? x है। x की घात आप देख लीजिए, तो x की घात आपको कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। मतलब समीकरण की जो उच्चतम घात है वह कितनी है? 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। अब रैखिक समीकरण में भी कितने चर वाला? तो एक चर वाला। जब हम बात करते हैं दो चर वाले की, दो चर वालों में मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? मैंने यह कहा आपसे कि क्या कहा आपसे मैंने? दैट इज अ x + 2y = 7। ओके, x + 2y = 7, जिसमें आप देख रहे होंगे कितने चर हैं? दो चर हैं। कौन कौन से हैं? x है और y है। बायां पक्ष है क्या? हाँ है। दायां पक्ष है क्या? हाँ है। इसमें क्या बोलते हैं? बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष हो गया, दो चर हो गए और अचर हो गए, तो इसीलिए समीकरण भी हो गए। और प्लस x की घात आप देखिए और y की घात देखिए, तो चर की घात देखने पे आपको पता चलता है कि चर की घात कितनी है? 1 है। इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन कितने चर वाला? तो आप इसको कहेंगे दो चर वाला। कितने कहेंगे? दो चर वाला। थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि अब चूंकि रैखिक समीकरण की बात है तो हम लोग रैखिक समीकरण की बात करेंगे आगे। चूंकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वहां पर आपको द्विघात समीकरण पढ़ने को मिलेगा। मतलब समीकरण की जो उच्चतम घात होगी वो जाहिर सी बात है वो कितनी होगी? दैट इज अ 2 होगी, ठीक है ना? कितनी होगी? 2 होगी। वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स, वह पढ़ना है दैट इज नथिंग, दैट इज अ रैखिक समीकरण। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे प्रश्न उठता है कि ठीक है सर, आपने हमें बता दिया एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला, तीन चर वाला भी होता है, ऑब्वियसली होता है, चार चर वाला भी होता है, ऑब्वियसली होता है। कैसे करेंगे? 2x + 3y + 4z = 8। आप देख रहे होंगे बायां पक्ष दायां पक्ष है, तो हाँ समीकरण है। 2 3 4 8 क्या है? अचर है। एक्स वाई जेड क्या है? चर है। एक्स की घात कितनी है? 1 है। वाई की घात कितनी है? 1 है। जेड की घात कितनी है? 1 है। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो उच्चतम घात है कितनी, जो उच्चतम घात है वह कितनी है? 1 है। इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। कितने चर वाला? तो तीन चर वाला। कितने चर वाला? तो तीन चर वाला। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, आपने हमको समीकरण से परिचय कराया, सर आपने हमको रैखिक समीकरण से परिचय कराया, सर आपने हमको एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला रैखिक समीकरण से परिचय कराया। सर मुझे एक बात बताइएगा कि अब आगे करना क्या है? तो आगे देखिए करना यह है कि जैसे आपसे पेपर में पूछ दिया, क्या पूछ देगा कि 2x + 3 = 6, ठीक है ना? ब्रैकेट में दे दिया हल करो। क्या कर देगा? हल करो। तो ये हल करो का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, हल करो का मतलब होता है चर का मान निकालना। हल करो का मतलब क्या होता है? चर का मान निकालना। तो चलिए चर का मान निकालते हैं। इसमें चर है क्या? x। x क्या है? चर है। इसका मतलब हल करो का मतलब क्या हो गया? यहाँ हमें चर का मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल आप ऐसे करेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर लिखेंगे पहले क्वेश्चन को कि 2x + 3 = 6, ये दिया हुआ है। अब आपको इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x और 2 के बीच में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे। तो आप एक काम करिए, जब आपको x का मान निकालना है तो x इधर है, किधर? बायां पक्ष में है।
तो बाएं पक्ष में x के अलावा जितने लोग हैं सबको उठा उठा के इधर दाएं पक्ष में फेंकिए। चूंकि आपको x का मान निकालना है तो बाएं पक्ष में आपका केवल x ही रहना चाहिए। चलिए करते कैसे हैं। जैसे 2 इंटू एक्स है तो आप 2x लिख दिया आपने, प्लस 3 है, आप प्लस 3 को जब इधर लेके जाएंगे तो जैसे बायां का उल्टा दायां होता है तो वैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो प्लस को जब आप इधर लेके जाएंगे तो 6 तो अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल रहो, प्लस को आप इधर ले गए, इक्वल आप लिख दीजिए, 6 अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस 3 किसमें हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जब 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अभी भी बाएं पक्ष में कौन परेशान कर रहा है, 2 परेशान कर रहा है, तो 2 और x का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब चूंकि हमको x का मान निकालना है तो इधर केवल x रहना चाहिए, बाकी सबको उठा करके फेंकिए। तो ये जो 2 है यहाँ इधर वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ जब 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर कितना आया, 3 आया। तो आप लिखेंगे x बराबर 3 का 3 लिखिए, और 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 का भाग हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने x की वैल्यू निकाल लिया। आपने x की कितनी वैल्यू निकाली, x बराबर 3/2 निकाली। कितना निकाली, x इक्वल टू 3/2 आपने क्या निकाला, वैल्यू निकाला। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को करना है। जैसे मान लीजिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि 4x + 7 = 8 है, तो अगर 4x + 7 = 8 है तो इसको कह देगा हल करो। तो हल करने का मतलब क्या है, सर ने कहा हुआ है कि हल का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है, क्या होता है हल का करने का मतलब, दैट इज अ चर का मान निकालना। इसमें चर है क्या, x है, तो x का क्या करना है, मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो इसको यहाँ लिख देगा क्वेश्चन में कि हल करो। चलिए हल करते हैं। तो हमने यह कहा है कि जिसका मान निकालना है उसको केवल रहने दीजिए, बाकी उसके अलावा जो जो लोग हैं परेशान कर रहे हैं सबको उठा उठा के फेंक दीजिए। इधर देखिए 4x है, 4x रहने दीजिए, बराबर है, बराबर हो गया, 8 है, 8 को अपनी जगह रहने दीजिए, +7 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7। फिर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 8 में से 7 गया 1। ये बताइए 4 का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को करना है। थोड़ा और बात करते हैं, और चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया कि -2x + 2 = 4, ठीक है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ने यह कहा कि सॉल्व करना है मतलब हल करना है। और हल करने का क्या मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है चर का मान निकालना है। चर का मान निकालने का मतलब क्या हो गया, दैट इज आप क्या करेंगे, -2x का -2x, पहले इधर 2 को इधर भेज दीजिए, 4 है तो इधर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2x, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पर चूंकि x में कितने का गुणा हो रहा है, -2 का गुणा हो रहा है, कितने का गुणा हो रहा है, -2 का। तो -2 का इधर कितना हो, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/-2, माइनस नीचे है, माइनस आप ऊपर ले जाइए अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ऊपर चला गया तो 2/2 है, 2 में 2 से भाग दें कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जो आपने x की वैल्यू पाई, जो आपने क्या पाया, आपने x का जो वैल्यू पाया वो कितना पाया, 1 पाया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। दोस्तों आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और चीज़ें क्या हो सकती हैं। ये भी हम आपको एक चर में बात कर रहे हैं, कुछ देर बाद अभी हम 2 चर की बात करेंगे। दोस्तों आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, वो जानकारी क्या है उसको देख समझिएगा। जानकारी कुछ ऐसी है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है, कोई समीकरण दिया है, क्या दिया हुआ है समीकरण, जैसे मान लीजिए अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, दैट इज 5x + 6 बराबर, ठीक है, 5x + 6 बराबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5x + 6 बराबर 8 दिया हुआ है। आपसे मैंने कहा कि हल करने का यह मतलब हो गया कि हाँ, इसमें आप एक काम करिए, किसकी वैल्यू निकालिए, तो चर की वैल्यू निकालिए। तो आप वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। थोड़ा एक काम करता हूँ मैं, आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं और तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5/2x और +6 = 8।
अब इसको सॉल्व करना है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो चूँकि हमें फिर बोल रहा हूँ कि क्या निकालना है, हल करना है। हल करने का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5/2x इज़ इक्वल टू 8 का 8 हो गया और प्लस 6 को आप उधर भेज दीजिए, कितना हो गया, -6 हो गया। तो फिर कितना हो गया, 5/2x हो गया, 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5x बराबर 2 गुणे 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो 5 और x का गुणा हो रहा है, तब 5 के यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 4/5 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। थोड़ा एक बार माइनस वाले टाइप का देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है -2x + 3/5 इज इक्वल टू -1, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको भाई, एक्स को इधर रखना है, बाकी सबको उठा करके फेंक देना है। तो पहले इसको फेंकेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले को नहीं, पहले जोड़ने और घटाने वाले को फेंका जाता है। तो ऐसा करना सही रहता है, ठीक है ना? और ऐसा किया ही जाता है, ठीक है? तो आप इसको एक काम करिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए सपोज़ करिएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, -2x का -2x लिखेंगे, -1 है तो -1 लिखिए, प्लस 3/5 उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, -2x का -2x हो गया, 1/, ठीक है, 1 कर दीजिए, एक 5 का लसाअ लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में 1 से भाग देंगे, 5 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा, -5 माइनस 5 एकम में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -2x और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, -8 और बटे कितना हो गया, 5। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि x बराबर हो जाएगा -8/5, ये तो पहले से है ही, और ये वाला जो 2 है, चूँकि 2 नहीं है, -2 है, तो ये -2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है? डिवाइड हो जाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और 2 एकम, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4/5, x बराबर 4/5 ऐसे आया। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुआ हो, तो एक तरीका और है, यहीं से आप एक काम करिए, माइनस को माइनस से काट दीजिए, और यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो इधर सब खाली हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4/5, x बराबर 4/5। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक इसलिए करिएगा, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, उसमें आपका लाभ है। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे ना, वीडियो को लाइक करेंगे, आप ना एक बार वीडियो को मेरे पूरा देखिएगा। आपको जानकारी है कि मैं क्लास 9th की ही नहीं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th फिजिक्स, मैथ, क्लास 10 तक तो मान लीजिए मैं आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन की बात आएगी तो क्लास 11th और 12th में आपको फिजिक्स और मैथ, कुल मिला-जुला के कहने का यह मतलब है कि साइंस में जिसको में अधिक बच्चों को दिक्कत देखा जाता है, जिसको देख कर के बच्चे घबराते हैं, जिसको देख कर के बच्चे अनकम्फर्टनेस फ़ील करते हैं, जिसको देख कर के बच्चे कभी-कभी परेशान हो जाते हैं और अ, यह कोसने लगते हैं कि यार इससे अच्छा हम साइंस छोड़ दें, 10th के बाद की बात बता रहा हूँ, और कॉमर्स ले लें, है ना? तो कॉमर्स अगर जिसका इंटरेस्ट है वो लें, आर्ट्स जिनका इंटरेस्ट है वो ज़रूर लें, कोई दिक्कत नहीं। पर साइंस का कोई बच्चा है जो साइंस पढ़ना चाहता है, पर साइंस के डर से वह साइंस को छोड़ कर के किसी अदर सब्जेक्ट को पकड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो साइंस आपको हलवा लगेगा, गाजर का हलवा लगेगा। हम दोनों मिल-बाँट कर के खाएँगे, हम सभी लोग एक साथ बैठेंगे। कब? जब आप चीज़ों को समझेंगे। समझने का सेंस ये है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। उसमें आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो और आप उसका आनंद उठा सकें, साइंस का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए, आगे अब बात करते हैं। आगे का बात का ये है दोस्तों, थोड़ा-सा समझिएगा। जैसे अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको, अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मैंने आपको वो किया है, क्या बोलते हैं, आपको पहले का वो रिवीजन करवाया हुआ है, क्लास 8th में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में आता है बात? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में का याद रखिएगा, अगर एक चर है तो एक चर की वैल्यू को निकालने के लिए, एक चर का मान निकालने के लिए, अगर एक चर है तो एक चर के मान के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये मैं लिखवा रहा हूँ, आपको समझिएगा। एक चर का मान निकालने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। दो चर का मान निकालने के लिए दो चर की आवश्यकता होती। दो चर का मान निकालने के लिए दो चर का मान निकालने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है। दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तीन चर का मान निकालने के लिए तीन समीकरण की आवश्यकता होती है। सपोज करिए आपको दो चर का मान निकालना हो और आपके पास समीकरण एक समीकरण हो तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको तीन चर का मान निकालना हो, आपके पास दो समीकरण हो, आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब दो चर हैं तो जाहिर सी बात है दो समीकरण होना चाहिए। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखें तो चलिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो कैसे समीकरण है, तो भैया ये जो हमारे समीकरण है यह दो चर वाले समीकरण है। कैसे समीकरण है, दो चर वाले, वो भी कैसे, रैखिक। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रैखिक पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। अब जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो प्रश्न उठता है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। वो दो तरीके क्या हैं ये आपको जानकारी होगी ही। तो चलिए पहले हम लोग पहले तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका, इसको इंग्लिश में फर्स्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट मेथड कहा जाता है। तो देखिए पहला तरीका ये है कि आप इस समीकरण को एक बार लिख लीजिए फिर से। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5। इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, पहला तरीका, आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। बस मुझे यह बताइए, ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले को पकड़िए। 8x किस में है, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानेंगे, ऑब्वियसली प्लस ही मान के चलेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 3 तो मैं पूछूं 3 धनात्मक है कि यहाँ ऋणात्मक है, तो बोलोगे धनात्मक है, इसके आगे कुछ प्लस मानेंगे, भाई माइनस तो दिया रहेगा आपका। यहाँ पर जैसे 8x है दोस्तों, तो मुझे यह बताइएगा कि यह जो 8x आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, 8x आपको दिख रहा है। यह जो 8x है वह धन में आपको धनात्मक दिख रहा है कि ऋणात्मक दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। 9y प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है। 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, जाहिर सी बात है ये भी किस में है, प्लस में ही है, कोई दिक्कत। आप इसके अपोजिट नीचे साइन लगा दीजिएगा। जैसे प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो यह प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगा दीजिए।
ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा-सा क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे और क्वेश्चन ये है कि सपोज़ करिए यह 8x है। ऐसा क्यों है हम अभी आपको बताएँगे। ये 8x है। ये कितना है? 8x है। इस लाइन को खींचना कब है? प्लस को माइनस या माइनस होगा तो प्लस करना कब है? जब इन दोनों समीकरण में किसी एक पक्ष में कोई एक वैल्यू मिलती-जुलती हो। जैसे यहाँ पर 8x है, तो यहाँ पर भी 8x है। तो वैल्यू मिल रही है ना? तो जब वैल्यू मिल रही है, तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती, तो आपको ऐसे नहीं करना है। चलें? तो ये बताइए, अब हम क्या करेंगे? यह समीकरण कितना है? 1 है। यह समीकरण कितना है? 2 है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। बस इतना बता दीजिए कि अगर 2 है और नीचे -2 है, तो तुम जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि 2 में जब तुम -2 जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2 प्लस -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका यह मतलब हो गया कि समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस 8x है और अब यह 8x प्लस नहीं रह गया क्योंकि आपने माइनस लगा दिया है। तो यह 8x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस 8x माइनस 8x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं। अब इधर आइए, ऊपर वाला किसमें है? प्लस 5y है। नीचे वाला किसमें है? माइनस 9y है। क्योंकि भाई 9y आपको यहाँ प्लस दिख रहा है, लेकिन अब ये प्लस वाला चेंज हो चुका है ना, तो अब इसको लेके आप चलेंगे। तो -9y है, -9y में प्लस 5y जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? -4y मिलेगा। तो आप चुप मार के यहाँ क्या लिख देंगे? -4y लिख देंगे। इज इक्वल टू दिया है तो आप भी इज इक्वल टू कर देंगे। ऊपर में 7 किस में है? प्लस में है। यह किस में हो गया? 5 है। पहले प्लस में था, अब यह माइनस में हो गया। तो 7 - 5, तो 7 और -5 करेंगे तो 7 - 5 कितना होता है? ज़ाहिर-सी बात है 2 होता है। 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है। तो मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों? 2 मिल गया। तो आपको एक्चुअली में मिल गया है -4y = 2। आपको निकालना क्या है? y का मान निकालना है। तो y के साथ -4 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये -4 पूरा चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 2/-4। माइनस नीचे है उसको अपने आप ऊपर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। -2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो गया? -1/2। एक इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं इस पर, ताकि और चीज़ें डिस्कस हो जाएँ। आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की मात्रा बढ़ जाए, वीडियो की संख्या बढ़ जाए, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। यही मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को मैं निभा रहा हूँ, हमेशा निभाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग हमेशा मिल-जुल करके अच्छी-अच्छी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ले लिया थोड़ा-सा हट करके कि -2x प्लस इसको 3y कर दीजिए = 7 कर दीजिए और एक कर दीजिए 5x प्लस 6y = 8 कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, पहले तो ऊपर में 8x था, नीचे में 8x था, दोनों सेम थे, तो आपने नीचे वाला चिन्ह जो है साइन को बदलवा दिया और बदलवा करके उसको आपने सॉल्व कर दिया। सर इसमें कैसे करेंगे? इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2x है, -2x है, यहाँ 5x है, यहाँ पर 3y है, 6y है, तो मिल नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मिल नहीं रहा है तो ऐसा कुछ करिए कि मिलने लगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ करिए कि मिलने लगे। मुझे एक बात बताइएगा, थोड़ा-सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी अगर मैं इस 2 को थोड़ा-सा आप एक काम करिए, ये 2 नहीं है सपोज़ करिए, मान लीजिए ये कितना है? -x है। कितना है? -x है। ठीक है? -x है। अगर मुझे ऊपर वाले को, जैसे ये 5x है प्लस 6y = 8 है,
और इस समय हम माइनस वाले को भी थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना हम सोच रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करें, फिर माइनस वाले में लेकर के चलेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन है प्लस एक्स है प्लस 3y है बराबर 7 है, और 5x है प्लस 6y इक्वल टू 8 है, 2 नहीं है, ठीक है। ये बताइए किसी को तो एक सेम करना होगा, तो सेम करने के लिए हम क्या करें? जैसे यहाँ 5x है और ऊपर में अगर यह वाला 5x हो जाए तो जो हम प्रोसेस अभी पहले किए थे वही प्रोसेस करके खाली हो जाएंगे। तो ऊपर वाले को 5x कैसे लेके आए? तो एक ही तरीका है, क्या कि बाएं पक्ष में 5 का गुणा कर दीजिए और दाएं पक्ष में भी 5 का गुणा कर दीजिए, ताकि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कर रहे हो भाई मेरे इस समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हो? तो 5 से गुणा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि इसे हमें बराबर करना है, करने पर तो चलो समीकरण 1 में इसमें 5 से गुणा करो। 5 से गुणा करोगे तो किसमें होगा? बायां पक्ष में भी होगा और दायां पक्ष में भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो पहले बायां पक्ष में करते हैं। तो 5 गुणे एक्स प्लस 3y, ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब 5 का गुणा एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 3y में करेंगे कितना आएगा? 5 से 15y होगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 होगा। ये आपने पहले वाले समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अभी चूंकि ये क्या है, आपका पहला वाला समीकरण ही है, लेकिन आपने 5 का गुणा किया तो आपका इतना आ गया। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है आपका? तो इसी के नीचे लिख दीजिए 5x प्लस 6y बराबर 8 हो गया। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, क्या ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। चूंकि यह 5x क्या है? सेम है। तो सर ने यह कहा था कि नीचे वाले को पकड़ना है। तो प्लस 5x है तो इसको आप माइनस कर दीजिए, प्लस 6x है तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे तो प्लस 8 है तो यहाँ इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। प्लस 5x माइनस 5x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो कितना? 15 में 6 जाने का मतलब क्या है? 15 प्लस में है और 6 किस में? माइनस में है। इसको मत देखिए, अब जो आप कर दिए हैं साइन बदल दिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये वाला प्लस हो जाता, ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया। तो 15 में से जो 6 गया वो कितना हो गया? 9y आ गया। और 35 में से 8 जाएगा। क्यों? क्योंकि 35 किस में? प्लस में है, और 8 किस में? प्लस में अब नहीं रह गया, वो माइनस में रह गया। तो जब आप 35 और माइनस 8 करेंगे, क्योंकि चूंकि आप क्या कर रहे हैं? आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। आप इसको क्या करें? जोड़ रहे हैं। 35 में माइनस 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप ऐसे ही जोड़ेंगे ना, 35 प्लस माइनस 8 क्या मिलेगा? 35 माइनस 8, और 35 माइनस 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 27। चूंकि y में 9 का गुणा हो रहा है, 9 का इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 27/9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चीज़ों को डिस्कस करना है। और चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्या थोड़ा बात कर लिया जाए? तो हाँ, कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिएगा, अगर लिखा हुआ है कि -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4y एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि हमको हमको इक्वल चाहिए। हमको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। अगर यहाँ -2x है तो हमको भी यहाँ पर -2x चाहिए, क्योंकि भाई हमें x वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद हमारा केवल y वाला टर्म बचेगा। और y वाला टर्म जब बच जाएगा तो जाहिर सी बात है हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? y की वैल्यू निकाल लेंगे। और चूंकि हमें जो वैल्यू निकालना होता है वो केवल y का निकालना नहीं होता। मैं देखिए एक चीज़ और आपको बताना, मैं ध्यान से कर गया मेरे। अगर मान लीजिए आपने चूंकि इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इस वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है, आपने इसको जब सॉल्व किया तो आप यहाँ से क्या चीज़ पा रहे हैं बताइए? आपने पाया y बराबर क्या पाया था? -1/2 पाया। y बराबर क्या पाया आपने? -1/2 पाया। तो केवल y की वैल्यू निकालनी थी क्या? नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू भी निकालनी है। तो y की वैल्यू आपको -1/2 मिल गया। अब इस वाले y की वैल्यू को चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो चलिए हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू -1/2 को समीकरण 1 में रखने पर ना, मतलब y बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? y बराबर -1/2 को, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, अलग पार्ट है, इसको अलग कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 है कितना? देखेंगे 2x
प्लस 5y बराबर 7, फिर लिख दो 2x प्लस 5 इंटू वाई कितना है -1/2 बराबर 7। अब कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू -1/2 -5/2 बराबर 7। ये कितना हो जाएगा 2x, 7 का 7 -5/2 को उधर ले जाओ तो प्लस 5/2, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा दैट इज आपका 2x इज इक्वल टू 7/1, 1 2 को लसा लेंगे 2, और कितना हो जाएगा 2 में 1 से भाग देंगे 2 और 2 सत्ते 14 प्लस 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 5, 14 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 19/2, और यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा x बराबर यहाँ यहाँ निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 2x बराबर देखिए मिल गया है 19/2, यह मिल गया है। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19/2, और ये भी नीचे आएगा तो यहाँ 2 कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे गुणा, तो कहीं ना कहीं 19/2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/4, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।